आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और एक बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस सीएए से नाराज कर दिया है। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खिला दो जी। दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। और टैंक में आग लगा दो। उन्होंने गोली फायरिंग करी तो हमारे बच्चे जितने भी उनसे पकड़े गए, वो बच्चे हमारे पकड़े और लाल कर करके उन्होंने काट दिया गया हमारे सामने, और गोली मारी गई उन्हें। हम यहाँ से देखे, उन्हें बचाया, हम बचा नहीं सके। आर्मी की वर्दी में जो आरएसएस के गुंडे थे, उन्होंने उनकी वर्दी पहनी और पहनने के बाद में लोगों को मारा है, और इतना मारा है, इतना इंजर्ड किया है कि जनाब अली ऐसा काम सिर्फ तभी इंसान कर सकता है जब उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आपने ये वीडियो क्लिप देखने के बाद एक बात जरूर सोची होगी, बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि ये आखिर कौन सा ऐसा नजरिया है कि एक तरफ सेकुलर भारत और पूरी दुनिया के सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट का जो इस वक्त सरबराह है नरेंद्र मोदी, वो आया ये सेकुलर स्टेट की बात करता है, हिंदू स्टेट की बात करता है। इसका एक पस मंजर जो है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताते चलें, जब आरएसएस का कयाम अमल में आया 27 सितंबर 1925 को, जब इसकी बुनियाद रखी गई, और उसका जो नजरिया था, उस नजरिए में सबसे पहले जो लीड किया और उसको सरबराह बनाया गया, नागपुर शहर का एक डॉक्टर था केशव राम, ये उसका सरबराह था। और इनका नजरिया क्या है, जरा इस नजरिए को गौर से सुनिएगा कि ये पूरी धरती, यानी ये धरती सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे थे, ये बड़े आजम हिंद की बात भी नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे हिमालय से लेके श्रीलंका तक, कि ये आशिव ने यानी देवताओं के लिए ये धरती बनाई है और इसके लिए देवताओं को चुना है। इसके अलावा जो भी यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की धरती, इसमें इसके अलावा कोई भी रहने वाला जो बाहर से आएगा वो नापाक है, पलीत है। हैरत की बात है, यानी ये किस तरह का पैगाम है, ये पैगाम ने तो हमने कहीं गीता में भी नहीं देखा। ये किस तरह का पैगाम जो है वो दुनिया को बताया जा रहा है। फिर उसके बाद 1927 को इन लोगों ने तहरीक का बाकायदा आगाज किया, और जो बाकी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थे, जिसमें आर्य समाज था और हिंदू महासभ था, ये तमाम जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी, इन्हें साथ मिलके इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। और उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन सिर्फ हिंदुओं के लिए, यानी जो हिंदू के अलावा जो भी मजाहिब हैं उनके लिए ये जमीन नहीं, वो पलीत हैं, वो नापाक हैं। ये आरएसएस का एक नजरिया है। 17 जुलाई 1947 जब भारत के परचम के लिए एक इत्तफाक हुआ, एक कंसेंसस हुआ, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियंस और उसके साथ साथ हिंदू, इनका एक कंसेंसस जब इस झंडे पर हुआ तो इसे मुस्तरद कर दिया गया राष्ट्रीय सेविक संघ ने, यानी आरएसएस ने इसे मुस्तरद कर दिया। यह है वो हिंदू नजरिया, यानी मार दो, जला दो, बलि चढ़ा दो, और सिर्फ अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब अगर पाक है वो हिंदू है, लेकिन हिंदू की भी तफरीक है यहां पे। ये आपको बताते चले, ब्राह्मण, उसी को सिर्फ ये हिंदू कहते हैं। ये मामलात क्या है, आखिर हिंदुस्तान करने क्या जा रहा है। अखंड भारत, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि गुजरात में जब कत्लो गारत हुआ और ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था नरेंद्र मोदी, उस वक्त उसने प्राइमरी स्कूल के निसाब में ये शामिल करवाया अखंड भारत। और इस बात के बारे में शायद अफगानिस्तान के लोगों को भी पता नहीं, उनको भी हम बताते चलें कि आप भी शायद अखंड भारत के, सो कॉल्ड अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए। इन मामलात पर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि डीजी आईएसपीआर और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के उस नेटवर्क को बेनकाब किया जो कि बलूचिस्तान से लेकर फाटा तक दहशतगर्दी फैला रहा है। किस तरह ये सेल बनाए गए और किस तरह दहशतगर्दी को तकवीयत बख्शी गई और दहशतगर्दों को वेपन प्रोवाइड किया गया, पैसा दिया गया, किस तरह दिया गया, क्या ये खित्ते के मफाद में, क्या ये भारत के मफाद में, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हरदिल अजीज,
नासिर असगर गिल साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया नासिर असगर गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एनालिस्ट हैं, कश्मीर के उमूर और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की इश्तियाल अंगेज़ी को आपने बड़े करीब से देखा है, आपसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे गिल साहब आपसे, ये बताइएगा कि अभी हमने ये भड़कें दिखाई योगी आदित्यनाथ की, और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी, ये दो मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि भारत की तारीख का एक स्याबाब होंगे जिन्होंने जुल्म सितम ढाया, लोगों को जिंदा जलाया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दलित्स को जलाया, क्रिश्चियंस को जलाया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, घरों को तबाह कर दिया। और इवन जब घरों को तबाह किया तो उसके लिए, उस आग को बुझाने के लिए भी उससे रोका गया। ये आखिर होने क्या जा रहा है? क्या आपको लगता है कि आरएसएस अपना जो ये नजरिया है, जो बेकार एक नजरिया है जिसको हिंदू कम्युनिटी भी तकरीबन तस्लीम नहीं कर रही है, क्या इसको तकवीत बख्शने में कामयाब होंगे? देखें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, आपने तो खुद विजुअल्स में बता दिया कि देयर इज ए हिंदू एंड नॉन हिंदू डिवाइड इन इंडिया। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। अब ये इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में लें कि ये बीजेपी, ये क्या मोदी के ज़हन में क्या है, हम कैसे गेस करें कि वो क्या कर रहा है। देखें, मौजूदा ये जब से अमेरिका पावर में ज़्यादा आया और सिंगल पावर दुनिया में आई, तो न्यू लिबरलिज्म जो है ना, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा, जो कि कैपिटलिज्म की एक बदतरीन शक्ल है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट और पोटेंशियल ऑफ करप्शन। और बड़ी मज़ेदारी की बात यह है कि जो इकॉनमी है उसका ताल्लुक नहीं है सोसाइटी से, क्योंकि सिर्फ एलीट के साथ वो काम करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज भी नहीं है उसमें। अब इसके मुखालिफ में एक और राइट विंग नेशनलिज्म का राइज देखा हमने देखा अमेरिका में भी, फिर इधर हिंदुस्तान में भी और रशिया में भी हमने देखा, और दुनिया में भी इस वक्त राइट विंग नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है ना वो राइज पे है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं वो अगेंस्ट हैं नियो लिबरलिज्म के, कि हम आपको करप्शन से बचाएंगे, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के वो खिलाफ है, हम बचाएंगे आपको, और वो जो इनइक्वालिटी, क्योंकि उनका कंसर्न ही नहीं, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन जब ये नेशनलिस्ट जो है ना ये राइज में पावर में आए, हमने देखा, हमने अमेरिका में भी देखा, ट्रंप को भी देखा, हमने मोदी को भी देखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी उस स्ट्रक्चरल चीज को बिल्कुल नहीं देखा और सारी चीज की जिम्मेदारी उन्होंने अदर्स ग्रुप पे, मिनॉरिटी के, इनकी वजह से जो कि हमारा होल बनता है हिंदू, जो हिंदू नहीं है, असल में जो मसाइल उनसे वाबस्ता है उसकी वजह से सारा ब्लेम उन पे दिया गया। और आपको नजर आएगा मोदी की पॉलिसीज में, चाहे वो शहरियत का कानून हो, चाहे वो मिसाइल का कानून हो, चाहे वो ये जरी लॉज हो। जरी लॉज जो, क्या फर्क है कि उन्होंने मंडियों को हटा के स्टेट को इनफेक्टिव करके मल्टी नेशनल कंपनीज को डायरेक्ट उनके डोर स्टेप पर ला के रख दिया कि आपसे माल ये खरीदेंगे। यानी कि द ब्रूटल फोर्स ऑफ इकोनॉमी, कि आप किस तरह कैप्चर कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी इसी पे थ्राइव करेगा। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। डेमोक्रेसी नहीं, यही फियर था हमारे बड़ों को, कायदे आजम को यही फियर था कि वंस अ मिनॉरिटी ऑलवेज विल बी अ मिनॉरिटी। और जो मेजॉरिटी अगर हेजेमोनिक होगी, अगर वो ज्यादा वो प्रेजुडिस्ड होगी। देखें, जब पहली जंग आज़ादी हुई थी, ये 1857 के बाद से, जब हिंदू को अंग्रेज ने साथ में लाया, मुसलमानों को दबाया, तो वंदे मातरम और ये लिटरेचर जो है ना वो 19th सेंचुरी के एंड में आना शुरू हो गया था। और उसके बाद से उन्होंने ऐसा लिटरेचर लिखा, फिर बाद में आपने खुद बताया कि सरवारकर ने अगर ये हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया जिसकी बेस पे आगे आरएसएस 1925 में बनी। अच्छा गिल साहब, एक क्विक मुझे बताइएगा, फिर मैं अपने भाई बिलाल रफीक की तरफ भी जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि ये जो धरती है, जिस धरती का इन्होंने जिक्र किया, बहुत आगे तक चलेगी, तरक्की की हिमालय तो बहुत दूर की बात है, लद्दाख में ही इनको सबक सिखा दिया। ये बताइए कि ये कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की धरती है, तो ये दलित्स कहां गए बीच में, शूद्र कहां गए बीच में? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हिंदू स्ट्रक्चर, अगर तो हिंदुओं का, अगर ये धर्म और अगर हिंदुओं की ये धरती है, तो फिर उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू है। एग्जैक्टली। असल में ये भी
इलीट को ही सपोर्ट करेंगे और जो नीचे जो डिवाइड वो रख के, और जिसे कहते हैं फोक्ड टंग, ये एक इस्तेलाह है फोक्ड टंग जो कि मोदी बड़ा यूज करता है कि आप झूठ बोल के और आप ऐसी इस्तेलाहात क्वाइन करते हैं कि डिफरेंट पॉकेट्स जो है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो बीच में से डिवाइड हो। और वो जो हिंदू महाराष्ट्र जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, मसलन आप बाई फोर्स, आपने विजुअल दिखाए कि जो ये जो गुंडे हैं आरएसएस के, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, यानी कि हिंदू और वे ऑफ हिंदू लाइफ, मसलन अगर आप किसी गाय को ज़िबा कर, स्टेट लॉज बन चुके हैं। और दूसरी मुनाफकत की हद देखिए, दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ये, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो है गाय की गोश्त का एक्सपोर्टर भी है भारत। आपने देखें ये राइट विंग नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स हैं जिसके बारे में इन्होंने सारे टेंटिकल्स फैला के रखे हुए हैं। अब आरएसएस के अंदर पॉलिटिकल विंग भी है, स्टूडेंट विंग भी है, ट्रेडर्स विंग भी है, दूसरा जो संघ परिवार है। मैं गिल साहब एक इस बात में मैं शामिल करूंगा। बिलाल रफीक, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपकी भी इस हवाले से स्टडी है, पहले हम आएंगे कश्मीर के हवाले से, आजाद कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जो कुछ होता रहा आपने अपनी आंखों से देखा, दुनिया कहां पहुंच गई, ग्लोबल विलेज। आज हम देख रहे हैं साइंसी उलूम इतनी मतलब हम बलूगत की बुलंदियों को छू रहे हैं अब कामयाबी की और इंफॉर्मेशन की। इस दौर में भी चमत्कार का इंतजार है किसे? नरेंद्र मोदी और बजरंग दल और शिवसेना को। यानी आज के दौर में भी किसी चमत्कार का इंतजार किया जा रहा है, किसी मोजे का इंतजार किया जा रहा है। ये हमाकत, ये बेवकूफी कहीं और देखी है आपने? बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर मोदी या उनके साथ जो लोग लगे हैं वो कर रहे हैं, ये आज आप 47 से पहले चले जाएं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चीज़ें पेश की थी उस वक्त, या जो उनके खदशात थे इस माशरे के बारे में जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है, आज उस माशरे पे वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, यानी जो आप इन दिनों का जो बड़ा इशू वहाँ पे है वो है किसानों का। किसानों की तहरीक के अंदर जो लोग खिताब कर रहे हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराजे अकीदत और खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त वो सोच रखी थी, उनकी वो सोच आज उससे ज्यादा वो कुछ हो रहा है भारत के अंदर। योगी आदित्यनाथ का जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो क्लिप चलाया, उसमें उसने इस बात का एतराफ किया है कि हम नहीं रह सकते, लेकिन मारने का कहीं पे हमने नहीं कहा। इकट्ठे नहीं रह सकते थे, दोनों का रहन सहन, मजहब, रसूमात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये तो आज खुद एडमिट कर दिया योगी ने। देखें, 1.25 अरब से जायद की आबादी के अंदर जो मोदी चाहता है, जैसा कि आप हम किसानों से ही ले लें बातों को, बेशुमार मामलात इस वक्त चल रहे हैं वहां पे, लेकिन किसानों इस पे गिल साहब ने भी बात की। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि मुसलमान जब बैठे प्रोटेस्ट के लिए शहरियत के कानून पे, बीजेपी ने उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए क्योंकि वो पसंद ही नहीं करता वहां पे मुसलमानों को, या दीगर अकलीतों समेत जो निचली जात के हिंदू हैं वो भी उनके मजालम का शिकार हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, जो बड़ी जातों के हिंदू हैं, उन्होंने वहां मुज़ाकरात नहीं किए। लेकिन आज वो सिख कम्युनिटी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ जो वफूद भेजे जा रहे हैं, प्लस वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया। मोदी हुकूमत की तरफ से जो अटार्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी गए कि जो मुजाहिरीन हैं इनको दिल्ली से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की जो किल्लत पैदा होने का खदशा है। बेशुमार मामलात हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि वहां का मीडिया भी मोदी सरकार के बिल्कुल पैरोकारों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। मोदी के जो पैरोकार हैं, खासतौर पे मीडिया जिसका आपने जिक्र किया, यहीं से हम दोबारा आपकी गुफ्तगू को जोड़ेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नजमुद्दीन शेख साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बैनुल अक़वामी उमूर को पर आपकी महारत है। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन को। जनाब नजमुद्दीन शेख साहब फरमाइएगा, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ तो राष्ट्रीय सेविक संघ यानी आरएसएस जो है वो इंपोज कर रहा है अपने नजरियात को, जो नजरिया जो है वो हिंदू मज़ाहिब में भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल वो कहते हैं कि हिंदुओं के अलावा जो भी यहाँ पे रहता है, जो भी अकलियत है यहाँ पे, वो सब नापाक हैं, उन्होंने इस धरती में रहना ही नहीं है, ये तो ब्राह्मा और शेव की धरती है। ये बताइएगा, ये कांग्रेस जो है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और दीगर जो वहां पे सियासी धड़े हैं, क्या वो इस वक्त आरएसएस के गुंडों से डरे हुए हैं? क्या वो बोल नहीं पा रहे हैं? डोमिनेट कर चुका है आरएसएस, वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें समझना पड़ेगा कि मोदी की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि साहब हिंदुस्तान में नेशनलिज्म को आगे बढ़ाना है, और इस नेशनलिज्म को बढ़ाने में
बीजेपी है जो कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है, जो कि हिंदू मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करता है, और उसमें उसको हमें मानना पड़ेगा कि कामयाबी हो रही है। अभी वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है उसमें पढ़ रही है, फिगर्स पढ़ रही हैं, और वहाँ के लोग अब बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और बहुत सारे बनर्जी को छोड़ के और इसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। तो हमें देखना है कि उन्होंने जो एक कार्ड स्टैब्लिश किया है वो कार्ड किस हद तक सक्सेसफुल है और किस हद तक उस पर असरअंदाज हो रहा है। ये कि जो मोदी ने इक्तिसादी चीजें की हैं वो हिंदुस्तान में माइनस इकोनॉमिक ग्रोथ के अब पक्का हो गया है कि 6% होगा या 4.5% होगा, लेकिन होगा यही कि डिक्लाइन होगी प्रोडक्शन में, डिक्लाइन होगी जीडीपी में। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस नेशनलिज्म की कार्ड को बहुत महारत से खेला है, और जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान हैं और अक़लियतें हैं, उन सब ने इस पे जो एहतजाज किया है, उस एहतजाज में कामयाबी किस चीज़ पे हुई है? कामयाबी सिर्फ इस चीज़ पे हुई है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो कि खाना पैदा करते हैं, उन्होंने जो अभी प्रोटेस्ट किए हैं, जो एहतजाज किया है, उसने मोदी हुकूमत को हिला दिया है। और ये हमें देखना है कि इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी बीजेपी कोशिश ये कर रहा है कि ये जो एहतजाज है, जो मजम्मत हो रही है, उसको खालिस्तान के साथ जोड़ दे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि जो एग्रीकल्चरिस्ट है मध्य प्रदेश के और स्टेट्स के, वो सब इनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे चल के बीजेपी को इस मौजू पे मुश्किलात होंगी, लेकिन जो नेशनलिज्म का मौजू है उस पे वो अपनी एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अभी जो प्रोटेस्ट हम एक्सपेक्ट जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एनसीआर वगैरह जो हैं, इसमें बहुत एहतजाज होगा। एहतजाज हुआ है, लेकिन उस नौयत का नहीं हुआ जिससे उसको रोकने का कोई इम्कान नजर आए। मुझे लगता है कि एक हद तक हमें देखना होगा कि मुश्किलातें होंगी, लेकिन मोदी का जो प्लेटफॉर्म है उसको आगे बढ़ाने का उसके पास अभी भी मौके हैं, और जो इक्तिसादी उनके फेलियर्स हैं उसको एक तरफ रखते हुए वो नेशनलिज्म को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा नजमुद्दीन शेख साहब, बेशक आपके एक्सपीरियंस का और आप जैसी शख्सियात जो है उनके एनालिसिस का कोई नैमल बदल तो नहीं हो सकता है। बहैसियत तालिब इल्म में आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि नेशनलिज्म को वो काफी हद तक इम्पोज और काफी हद तक कामयाब, और आपने कहा मुख्तलिफ धड़े भी अब बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन भारत में जो खासतौर पर कुछ प्रोग्रेसिव लोग हैं, कुछ लिबरल माइंड के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद जो मुखालफत हुई, फिर उसके बाद ये अब तहरीक जिन फार्मर्स का आपने जिक्र किया कि उसमें नाकाम हो रहा है मोदी, मिजोरम, नागालैंड, साउथ ईस्ट स्टेट्स की अलहदगी की तहरीकों ने जिस तरह तकवीयत उनको बख्शी है इस एजेंडे ने, इस नजरिए ने, फिर आर्टिकल 370, 35A के बाद कश्मीर जो है, कश्मीरी अब अपने हक खुद इरादियत की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक तो पहलू जिसका आपने जिक्र किया, एक वो पहलू जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, आप समझते हैं कि ये भी पैरेलल, इस पर भी बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए, इसका भी एतराफ करना चाहिए कि जिस हद तक तवक्को थी कि इनका असर पड़ेगा, वो नहीं है। वो असर जो है वो है एग्रीकल्चर्स का। देखिए अभी जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है मोदी को, वो है एग्रीकल्चर्स की, और उनका कहना ये था कि साहब ये सिर्फ पंजाब में है या उन इलाकों में है जो कि चाहते हैं कि सपोर्ट प्राइस को मेंटेन किया जाए, मंडियों को मेंटेन किया जाए, और उनको जो कीमत मिलती थी वो मिलती रहे, और लार्ज एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन जो हैं वो सारे पे धावा न बोल लें। लेकिन
वो एक चीज है जो कि इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात है, और मुझे लगता है कि ये मुश्किलात बढ़ेगी। जहां तक आपने कश्मीर का जिक्र किया, देखिए कश्मीरी अवाम ने वाजे कर दिया है कि वो इनकी जो पॉलिसीज है उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने जो इलेक्शंस किए हैं वो तो ढौंसला है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन हो रही नहीं है। खासतौर पे नादी में तो लगता है कि पार्टिसिपेशन उस नौयत की है जो कि आप कहें कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसके बावजूद कि जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो कहते हैं साहब हम क्यों खड़े हुए हैं, इस वजह से नहीं क्योंकि हम हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं, लेकिन इस वजह से कि अगर हमारा रोजमर्रा का काम है तो हमारे पास कोई बंदा हो जिसके पास हम जा सकें। इसके बावजूद देखिए कश्मीर में मुझे लगता है कि ये मजम्मत जो है ये बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। हिंदुस्तान ने जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है, इसमें उनको कुछ कामयाबी हुई है, और ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि उसको रोकने के लिए कोई चीज अभी यूनियन टेरिटरी उनको बना दिया है, और उसके लिए उनकी जो लेजिस्लेशन है उसकी कोई अहमियत नहीं रही है। जो भी चीज मरकज करना चाहता है, यानी दिल्ली करना चाहता है, यानी मोदी करना चाहता है, वो कर सक रहा है कानूनी तौर पे, और इससे कश्मीर की मुश्किलातें बढ़ी हैं। लेकिन मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। मोदी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 में जो किया हमने वो बढ़ता जाएगा, और हमें इसके कोई फिक्र नहीं है कि इसमें कितना वक्त लगता है। हम इस पे डेमोग्राफी को बदल के ही रहेंगे। डोमिसाइल हम देंगे लोगों को जो कि हिंदुस्तान में हैं, जिन्होंने 5 साल गुजारे हैं कश्मीर में, उनको हम वहाँ की सिटीजनशिप भी दे देंगे, या सिटीजनशिप तो नहीं लेकिन आप ये दे देंगे कि भाई आपके वही अख्तियारात होंगे जो कि पहले सिर्फ कश्मीरियों के पास होते थे। जी बहुत शुक्रिया आपका नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह एक यूनियन टेरिटरी करार दिया गया और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी समझने की ज़रूरत है कि मोदी को जिस तरह पसपाई हुई है अपने ही हलकों में, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कर्नाटक के लिए कितना बड़ा नाटक उन्होंने किया, लेकिन उस नाटक का उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी, अब तो बीजेपी के जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, कल भी हमने आपको दिखाया कि वो भी मोदी की इन पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनके नंबर्स में इजाफा हुआ है, यानी आज़ादी की तहरीकें भी अब बढ़ गई हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे और भी बताते चले, मैं अपने फिर भाई मोहम्मद बिलाल रफ़ीक की तरफ जाऊँगा, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से मीडिया को कैप्चर किया गया और मीडिया को किस तरह धौंस देकर जो है वो अपनी मर्जी की कंटेंट वहाँ पे चलाया जाता है। लेकिन आज मैं और हमारे साथी, हमारी पूरी टीम जो है, हम बड़े हंसे कि झूठ की एक हद होती है, यानी ऐसा झूठ तो ना बोलो कि जो झूठ फौरी तौर पे पकड़ा जाए। उसके लिए भी कोई प्लानिंग करने की जरूरत है। एक अजीब सा झूठ और एक अजीब सा भोंडा मजाक था। दिखाइए जरा प्रोड्यूसर साहब। A video has been going viral on social media that shows how the Bharatiya Janata Party, rather claims that the Bharatiya Janata Party has gone ahead and opened its office in Balochistan. In that particular video, you can see a lot of people cheering, waving out the BJP flag. ये था जी, बलूचिस्तान में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, अब हम क्या कहें, मतलब झूठ की भी एक हद होती है। यानी अब एक मस्खरा बन चुकी है इस वक्त आरएसएस और बीजेपी, लेकिन इस मस्खरे को काबू भी तो करना है। ये मीडिया के हवाले से बात करें, आप समझते मीडिया को ये कंटेंट दिया जाता है? आपने भी यही कहा बिलाल रफीक साहब, अगर मीडिया इस कंटेंट को आगे बढ़ाता है और ये खबरें चलाता है तो फिर अल्लाह ही खैर करे। डॉक्टर साहब, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज कबल इस पे एक केस में ना अपनी राय दी कि जो भारतीय मीडिया है वो भारत के अंदर झूठ फैलाने का सबब बन रहा है। ये बात भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये कोटेड है भारतीय मीडिया में। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि मीडिया पे जो रिपोर्ट किया जा रहा है, पहले किसानों की इस तहरीक को कोशिश की गई बजरिया मीडिया के इसको जोड़ा जाए कि इसको, इन किसानों को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये कोशिश की गई, ये कोशिश कामयाब ना हुई। तो दूसरी कोशिश ये की गई कि ये किसान हैं जो ये खालिस्तान तहरीक इनके पीछे है, वो कोशिश कामयाब ना हुई तो इन्हें गद्दार करार देने की कोशिश की गई।
वो कोशिश भी जब कामयाब ना हुई, वो कोशिश इसलिए कामयाब ना हुई, ये जब बिल लाया गया है, ये जो 3 कवानीन लाए गए हैं मुतनाज़ा ज़रई कवानीन, जिनको भारत भर के किसानों ने, 10 करोड़ से जायद किसान है भारत के अंदर, 7,000 से जायद मंडियां हैं भारत के अंदर, और उसमें 64% जो सेल्स हैं वो खत्म हो गई हैं। 50% से जायद जो किसान हैं उन्होंने उगाना छोड़ दिया है अपनी फसलों को। और जब ये उन्होंने सारी चीजों पे नाकाम हुए, तो जब ये सितंबर में बिल पास हुआ, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर बिल को असेंबली में पेश किया और लॉकडाउन के अंदर ही पास कर लिया, ताकि कोई किसान या कोई तंजीम इस पे शोर ना कर सके। ये इस पे जब इस पे हुआ ये कि वहां की जो 30 के करीब किसान यूनियंस हैं वो, और जो मोदी सरकार की KKND जो उनकी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने बिल की मुखालफत की और वो भी किसानों के साथ खड़े हुए, और साथ ही साथ बाएं बाजू की तंजीमों ने सबसे पहले किसानों का साथ दिया। जब रश बढ़ता गया तो कांग्रेस भी मैदान में आई, और तमाम बड़ी ओपोजिशन जमातें इस वक्त अपना अपना गुस्सा भी निकालना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तान को जिस तरफ मोदी सरकार लेके जा रहे हैं उस पर तमाम किसानों तंजीमों के साथ वो इकट्ठे हो गए। आप ये भी देख लें, 25 अफराद एक वहां पे इस सर्दी के मौसम में वो उन्होंने जाने दिए। एक किसान रहनुमा ने खुदकुशी की और पंजाबी में खत लिखा। फिगर जो है ये एक हफ्ता कबल का, अब 30 के करीब ये पहुंच चुके हैं। अब मैं मीडिया की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मीडिया इस तरह से मैनेज किया RSS ने और मोदी ने कि वो ये सारा प्लान कर रहे थे। मैं यहाँ पे मोहम्मद बिलाल आपको रोकूंगा। मीडिया को कैसे जो है ना डायरेक्शन दी गई, मीडिया क्या कर रहा है, इस पर मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि जो हमारा ब्रेक के बाद अगला जो मौजू है उसमें भी आपको हैरत होगी। इंकशाफ हम करने जा रहे हैं, बहुत कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं गिल साहब, आप बहुत शॉर्ट बताइएगा, नजमुद्दीन शेख साहब की किसी बात को आप कमेंट करना चाह रहे थे, उनके जो आर्गुमेंट्स देखें, एक जल्दी से शॉर्ट, क्योंकि मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। शेख साहब ये कह रहे थे कि इंडिया ने गेन किया, बट दिस गेन इज ट्रांजिटरी, बट वो गेन कर रहा है एट व्हाट कॉस्ट, और क्या ये स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल है? वो इंडिया जो कि 134 करोड़ आदमी का मुल्क है, जिसमें के कितनी हजारों की तादाद में जुबानें बोली जाती हैं, और वहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी का जो लिबादा ओढ़ा हुआ है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज ऑल इंक्लूसिव। इसमें ऐसी फॉल्ट लाइंस होती हैं, और जिस फॉल्ट लाइंस पे वो ट्रेवल करके और जिस तरह मिनॉरिटीज को अटैक करके, अब जिस तरह वो पॉपुलर नेशनलिज्म को ग्रो कर रहे हैं वक्ती तौर पे। गिल साहब, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमने ब्रेक की तरफ जाने, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक मेजर गौरव है, आपने बड़ा उनका नाम सुना होगा, बड़ा मीडिया पे धनधनाते फिरते हैं, हमारी फॉल्ट लाइंस की बातें करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कैसे जो है वो टुकड़े करेंगे, कैसे हमें तकसीम करेंगे। इसी तरह की कुछ मिला जुला रुझान और इसी तरह की कुछ गुफ्तगू हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक। ड्रामास एक ज़माना था कि हिंदुस्तान वाले भी देखते हैं, ड्रामास रिवाइव होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि 7 से 11 बजे तक सियासत ही होनी है? उन्हें आ गया, उन्हें आ गया, उन्हें आ गया, उन्हें क्या, उन्हें एंगी था, उन्हें एंगी था। और बात से भाई, वी आर गोइंग टू, इवन इन द न्यूज़ एंड करंट अफेयर सेक्शन, वी वांट टू डू एंटरटेन। दिस इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। वी सेट द स्टैंडर्ड, वी विल डू बेटर देन प्राइवेट चैनल्स। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। क्रिश्चियंस हम, दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उनकी क्रिसमस आ रही है और पीटीवी कहे कि हमारे पास बोनस देने के लिए कोई पैसे नहीं है, तो क्या किया है? 5-5 हज़ार रुपये देखिए, 4 लाख लग गया, 5 लाख लग जाएगा, तो खुश तो हो गया। ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ ने कहा जी हमें 2.5 घंटे बाहर बिठाया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमारे पास वक्त नहीं।
हमने कहा नहीं, दरवाजा खुला। मेरा कोई मुलाजिम नहीं है, ये पीटीवी के मुलाजिम है। इनका हक है कि मैं इनको आप करके बात करूं, इनका हक है कि जब ये तशरीफ लाएं, इनका हक है कि मैं उठ के मिलूं इनसे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने भारत में सुना होगा मेजर गौरव, जिनको आप महागुरु मानते हैं हिंदुस्तान में, और भारतीय मीडिया जो है वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह प्रोग्राम में मेजर गौरव को शामिल किया जाए, क्योंकि ये इनके गुरु हैं, महागुरु जिसे कहते हैं। लेकिन इनकी नैया कैसे डुबोई है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान का झूठा प्रोपेगेंडे को खुद काउंटर कर दिया है। कैसे काउंटर किया है? बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी तकलीफ है भारत को, उस तकलीफ के आसार कुछ आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस फोन में बुक्ति, मरी, मेंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान की आजादी के लिए हम खड़े हैं साथ में अपने बलोच भाइयों के। ठीक है, सुनो, अब तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होता है। India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar, for dissidents of Balochistan. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019, in which 4 terrorists were killed, whereas 5 innocents were martyred. India's efforts to foment terrorism inside Pakistan will not be allowed to undermine Pakistan's stability in any way. जी नाज़रीन, आपने देखा मेजर गौरव कैसे धमकियां दे रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। किस मरी का नंबर आपके पास है, किस बुकटी का नंबर? मेरे भाई, आपके पास 2-3 बुकटियों का या मरियों का अगर नंबर है, तो जो मरी ट्राइब है या बुकटी ट्राइब है बहुत मुहिब वतन है, और उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखें, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, या इसके अलावा बलोच रेजिमेंट की बात करें, ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है बलोच ट्राइब्स का, शायद आपने स्टडी नहीं किया। आप थोड़ा सा स्टडी भी किया करें, क्योंकि आपके पास स्टडी नहीं है और आप अपने ही नैरेटिव को जो है खुद ही काउंटर करने के लिए बैठ जाते हैं, खुद एक्सपोज हो जाते हैं और मान भी लेते हैं। मैं इसी हवाले से बात करूंगा गिल साहब आप, लेकिन इससे पहले बुशरा रिंद साहिबा से बात कर लेते हैं। आप मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान है। बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने पीटीवी को वक्त दिया। वेलकम जी। अच्छा बुशरा, बताइएगा, ये बड़ी भड़के मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब इनके साथ जो है शायद हैर ब्यार मरी का राब्ता होगा, शायद बरामदा बुकटी का राब्ता होगा, या जावेद मैंगल का राब्ता। मेरे ख्याल में इन्हीं की बातें वो शायद कर रहे थे। तो ये किस तरह जो है आज़ादी की बातें कर रहे हैं और ये हमें धमकियां भी दे रहे हैं। ये बताइएगा कि इनका धड़न तख्ता कैसे हुआ है बलूचिस्तान में? भाई मैं तो कहती हूँ मेजर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको गौरव साहब को चाहिए कि जरा बलूचिस्तान आए तो बलूचिस्तान के हुब्बुल वतन लोग आपको बताएंगे कि हमारे दिलों में पाकिस्तान की कितनी मोहब्बत है, और आपको सीधा करना भी हम जानते हैं। तो ये जो है ये गीदड़ झपकियां जो है ना कि दूर बैठ के हैं, और ये कुछ भी पाकिस्तान का ना बिगाड़ सके हैं और ना बिगाड़ सकेंगे। इन्होंने खुद अपनी इन्हीं चालों में एडमिट कर लिया है कि बलूचिस्तान में जितना भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई है वो इन्हीं की वजह से हुई है, यही इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, और ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने ना कभी इस तरह की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया कि वो इंडिया में किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई करवाए। लेकिन ये कहीं पर जहां कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और खुद दूसरी ही जगह एडमिट भी करते हैं कि जी बलूचिस्तान में हम ये करवा रहे हैं और किसका नंबर चाहिए और किसका ये। तो ये जो है ये लोगों को जो है गुमराह करने वाली बातें हैं। इनसे कहें कि हम भी बहुत कुछ इंडिया के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो एडवेंचर स्ट्रैटेजी करने जा रहे हैं, इनका क्या ख्याल है कि ये इसमें कामयाब होंगे, इनमें ये मुंह की खाएंगे? जैसे 2019 में इन्होंने बेनकाब और बेइज्जत हुए थे, तो इनको ये नहीं पता कि पाक आर्मी कितनी स्ट्रांग है और वो सरहदों को संभालना भी जानती है, और उनमें जो जोश और जज्बा है, क्योंकि अल्लाह अकबर का नारा उनके पास है, और कलमा जो हम कलमा गो लोग हैं। और साथ साथ ये कि ना सिर्फ आर्मी बल्कि हमारी जो पब्लिक है वो भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करती है कि कोई भी मैली आंख से देखेगा
तो वो ये 100 दफा सुन ले कि ये सारे सरहदों पे आर्मी से पहले पहुंच जाएंगे और अपने मुल्क की दफा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया बुशरा रिंद, आपने अपने जज्बात और एहसासात का न सिर्फ इजहार किया, बलूचिस्तान को आप खुद भी रिंद हैं और बलोच ट्राइब से आपका ताल्लुक है। तो गिल साहब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उन्होंने वजाहत कर दी है कि दूर से बैठ के गीदड़ भपकियाँ बहुत आसान है, दूर से बैठ के आप कुछ भी कह सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हमारी बलूचिस्तान में मुदाखलत नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद एडमिट कर रहे हैं। देखिए हमने तो शर्मुल शेख में, अगर आपको याद होगा तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जब वो वहाँ गए थे तो उन्होंने भारतीय आज़म को वहाँ पर ये बावर कराया था कि बलूचिस्तान में आप मुदाखलत बंद करें, और हमने बारहा उनको ये कहा और ये बात इससे भी आगे निकल गई और बाज़ गैर मुल्की ताकतों ने भी इसको एक इशू बनाया, क्योंकि वो देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाता है। जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं हम उसको पॉलिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे यहाँ सियासी नाराजगियाँ भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बलोच जो हैं वो गयूर नहीं है या पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो सबसे आगे हैं। उनको सिर्फ जो है ना, उनको आपने इंक्लूसिव करके वो साथ रखें तो ये इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये पैसे वहां फेंकते रहे, वो ये वहां पर असला देते रहे, वहां पर अपनी प्रॉक्सीज बनाते रहे, अफगानिस्तान को बेस बना के यहां आते रहे। लेकिन अब ये जो इन्होंने पाकिस्तान ने ये जो पहली दफा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया है और वीडियो के साथ जो डोजियर दिया है, ये पहली दफा आया है और उसमें ये बलूचिस्तान के इशू को फोरफ्रंट पे लेके गए हैं। और आपको पता है कि उससे पाकिस्तान में बलोचों में भी एक सेंस जो है ना डेवलप हुई है और वहां भी और क्लियर कट मैसेज दिया है पाकिस्तान ने। देखें इंडिया अगर पॉपुलिज्म पे ग्रो कर रहा है लेकिन वो बड़ी फ्लिम्जी ग्राउंड पे है, वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं वो नजमुद्दीन शेख की बात को मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूं कि अगर एट व्हाट कॉस्ट मोदी इज डूइंग दैट, वक्ती तौर पर वो डिवीजन करके डिविसिव पॉलिसीज करके हिंदू और नॉन हिंदूज में फर्क करके मिनॉरिटीज को दबा के, जाहिर बात है जो हिंदू फैक्टर है उसको वो करीब ला के उभार नेशनलिज्म उभार रहा है, वक्ती तौर पर तो नजर आ रहा है। लेकिन 134 करोड़ के मुल्क को होल्ड करना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसके इशारे और इसके सिंबॉलिक होगा जो सामने आएंगे और इंडिया वो वेरी क्लोज टू डिसेंशंस। और अब देखेंगे कि जितनी भी लैदगी पसंद तरीके हैं, कश्मीर तो आजाद होगा, वहां पर तो एक रूह ऐसी फूंकी जा चुकी, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और वो मोदी ने अपनी गलती करके इस इश्यू को 1947 पे ले गया। जो बीच में जो 50 साल रहे, उसके बाद 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में ये कांग्रेस कह रही है, ये आप वाली बात कांग्रेस ने इसको तकवीयत दी है और कांग्रेस ने इसको इंडोर्स किया है। जिस तरह देखें अब ये एक लम्हा फिक्री है कि हमें अपने मुल्क में बैठ के ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बड़ों ने जो फैसला किया था, अगर हम आज इंडियन यूनियन का हिस्सा होते तो हमारा क्या हाल होता। और यही मेजॉरिटेरियनिज्म जो इनका है, जो फाशिज्म है, इन्होंने किस तरह स्टेट्स को बाउंड किया है। साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अभी मेरे भाई मोहम्मद बिलाल रफीक भी इसी हवाले से किसानों की बात कर रहे थे कि किसानों पर किस तरह के इल्जामात लगाए गए, इन प्रोटेस्टर्स पर किस तरह के इल्जामात लगाए गए। कभी इनको कहा ये गद्दार हैं, कभी इनको कहा खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, फिर इन्हें कहा कि जी ये इनके पास अनाज कहां से आ रहा है, फिर इन पर जो है FIRs 302 के मुकदमे तक दर्ज किए गए। 25 से ज्यादा यानी 30 के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक किसान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। अब सिख बिरादरी भी सोच रही है, अपने लिए अखबार निकाल रही है, बहुत कुछ करी। लेकिन इस वक्त हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बिलाल रफीक साहब से इस पर बात करेंगे। भारत में मोदी सरकार के मुतनाज़ा ज़रई कानून खत्म कराने पर किसान डट गए। 26 नवंबर से जारी एहतजाज के दौरान अब तक 25 किसान जान की बाजी हार चुके हैं। नए ज़रई कानून को अपनी माश के लिए खतरा करार देकर एहतजाज करने वाले हजारों किसानों का कहना है कि शदीद सर्दी उनके अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। ठंड जितनी मर्जी बढ़ जाए, हम ठंड से डरने वाले नहीं, हम मोदी से डरने वाले नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ये मोदी कानूनों को वापस नहीं करता। ट्राली में हम टेम्परेरी तंबू लगाए हुए हैं, उसमें रह रहे हैं। ट्राली लोहे की है, इतनी ठंडी है, बाहर से भी वो ठंड हमको दे रहा है, तो उसमें बीमार होना तो बहुत नेड़े की बात है, क्योंकि ठंडी तो लगेगी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी हैं। वैसे हम दृढ़ इरादे हैं, डटे हुए हैं।
भारत की शुमाली रियासतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान पूरे भारत को खुराक की फराहमी का सबसे बड़ा जरिया हैं। ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों का कहना है कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी ज़राअत की निष्कारी कर रहे हैं। उनका दो टोक मौक़िफ़ है कि मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हमारी बात सुननी होगी। जो ये हमारा नुकसान करने के लिए सरकारें आ रही हैं इधर, उनको सावधान करने के लिए हम एक संदेश भेज रहे हैं कि ये जो हमारे 3 ऑर्डिनेंस हैं ये इनको वापस कर ले। किसानों के एहतजाज के हक में भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले फिल्मी सितारों के अलावा मुतअद्दिद बॉलीवुड स्टार्स भी आवाज उठा चुके हैं। स्वरा भास्कर, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, तापसी पन्नू, रितेश देशमुख भारतीय किसानों के हक में सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। उनका कहना है कि जिन किसानों की बदौलत हम अपनी भूख मिटा रहे हैं, उनकी हालत इज़ार देखकर हम दुखी हैं और इस वक्त हम उनके साथ हैं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले तो एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सिखों की तहरीक है, ये खालिस्तान की तहरीक है। तो ये बताएं कि ये भारतीय पंजाब, हरियाणा, यूपी और उससे ज़्यादा जो आपके दीगर देश हैं, स्टेट्स हैं, वो सब के सब उनका रुख जो है अब न्यू दिल्ली की तरफ है। बेशक आपने रास्तों पे उनके लिए पैरे खड़े कर दिए, फौजी खड़े कर दिए। मोहम्मद बिलाल रफ़ीक, देखें मीडिया की बात हो रही थी कि मीडिया पे अब उन्होंने जो किसान हैं उन्होंने ट्राली टाइम्स के नाम से अपना अखबार निकाल लिया है, जो 60 रुकनी टीम जिस अखबार को देख रही है, चूंकि उनका पूरे भारतीय मीडिया से एतमाद उठ चुका है, वो अपनी खबरें शाया करते हैं और वो टीम वहाँ से अखबार भी मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ताकि वो अपना मौक़िफ़ उसमें दे सकें। देख लें आप, इतनी तंग नजरी अकलीतों के हवाले से तो पहले ही वहाँ पे तंग नजरी थी हिंदुओं के साथ, और साथ ही साथ वो लोग देखें, अब वो नारे, वो चीजें, वो मटेरियल देखें जो इस वक्त मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया के बाज मखसूस चैनल्स जो थोड़े से कहीं आजाद हैं, पता नहीं कैसे वो मटेरियल लॉन्च कर पा रहे हैं जो मोदी की सोच के खिलाफ है, जो आरएसएस के नजरिए के खिलाफ है। मैं हैरान हूं, और वो देख के पता यह चलता है कि भारत मुझे 2025 तक नजर नहीं आ रहा। जो अलहदगी की तहरीकें हैं वो 70 के करीब एक्टिव हैं। वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप असम की बात ही कर लीजिए, असम के अंदर सिर्फ 30 तंजीमें एक्टिव हैं और उन 30 तंजीमों का भारत के 162 इजला पे मुकम्मल कंट्रोल है। आप नागालैंड की बात कर लीजिए, उनकी भी एक हुकूमत है। इसी तरह मिजोरम की बात कर लें। ये क्या है? ये भारत अपने अंदर देखे, नरेंद्र मोदी पहले अपने अंदर झांके, फिर उसके बाद वो बलूचिस्तान या जो वो करना चाह रहे हैं। अब मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद मजालम का सिलसिला अब तक जारी है। 290 कश्मीरियों को शहीद किया गया 5 अगस्त से आज तक, 1500 से जायद को जख्मी किया गया, नौजवान बच्चों को, खवातीन को वहां से अगवा करके हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। लेकिन आखिर देखें, जुल्म तो जुल्म है, आखिर मिट जाता है। मुझे मोदी सरकार के हाथों हिंदुस्तान के बेशुमार टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हालात इस कदर खराब हो चुके हैं वहां पे कि लोग अपनी जानें देने के लिए, ये वही ऐसा ही एक एहतजाज जो आज किसान कर रहे हैं, आज से 32 बरस कबल भी हुआ था, और वो भी किसानों ने अपने मुतालबात मनवाए थे, तब भी किसानों ने जानें दी थी। आज ये जितने मर्जी इल्जाम आयद कर लें किसानों के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोदी किसी सूरत कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। कभी अभी एक और भी बात चल रही है कि आपका नुकसान पूरा करेंगे, वफूद भेजे जा रहे हैं। 35 रुकनी जो किसानों की टीम है उससे मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुझे यहां पे भारत टुकड़े टुकड़े होता हुआ नजर आ रहा है। जी गिल साहब, देखिए मैं समझता हूं भारत इस वक्त 3 ऑर्डिनेंस है, कह दिया है कि जी 2 टोक ये वापस लो तभी हम उठेंगे। देखें, डिपेंड करता है कि ये तहरीक कितनी सस्टेनेबल है। वो ऑलरेडी मोदी बैकफुट पे जा चुका है, वो अब उनकी मिन्नतें कर रहा है कि मुझसे बात कर लें। वो कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, पहले तुम ये कवानीन रिपील करो। मैं जो समझता हूँ जो मोदी की पॉलिसी है और जो एक इंडिया की पॉलिसी हम देखते चले आए हैं, ये आइडियोलॉजिकल डुअलिज्म है। इसके अंदर पूरा इंडिया वो शिकार है। जो पुराने जो इंडियंस हैं वो बिल्कुल शशदर रह गए हैं कि अब इंडिया की डेस्टिनी वो क्या है। इसलिए मैं ये सवाल उठाता हूँ कि वट एवर मोदी इज डूइंग, वट एवर मोदी इज गेनिंग टेम्पोररीली, बट उस सारे
सारे इदारों पे उसका कंट्रोल है, उसकी गिरफ्त में है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? और मैं तायद करता हूं इस बात की कि ये ज्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा, उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा। और वो इंडियन फोर्सेस जो कि सेकुलर थी और बैलेंस थी, जिसमें मिनॉरिटीज की भी स्पेस थी और जिसमें दूसरी, उनको सामने आना पड़ेगा। नहीं तो ये सिर्फ आप डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। और वक्ती तौर पे अगर आपको इकोनॉमिकली, लेकिन नेशनलिज्म जरूर ग्रो कर रहा होगा उसका, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मेरा सवाल ये है। और ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं होगा। नासिर असगर गिल साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बिलाल रफीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुशरा रिन साहिबा मुशीर इत्तलात बलूचिस्तान हमारे साथ थी। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।